नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। साफ सुथरी छवि, निर्भीक और ईमानदार, सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक। जी हाँ, मैं एक पॉलिटिकल फिगर यानी एक नेता की बात कर रहा हूं, जिसके लिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। और ऐसे ही नेता मेरे पॉइंट ब्लैंक के खास मेहमान हैं। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। रूडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन सबको दशहरे की और आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार में आजकल थोड़ा कम या अब जाना आपका बढ़ेगा बिहार के ये अंदर? सवाल बड़ा अजीब सा है, पता नहीं आप लोग ये सवाल क्यों करते हैं। तो 40 साल की राजनीतिक यात्रा तो मेरी बिहार से ही है, जिसमें 5, 6, 7 साल पंजाब विश्वविद्यालय को छोड़ दे। तो विधायक से लेके यहाँ तो कई बार लोग मुझे जब दिल्ली में मिलते हैं ये पूछते हैं कि आप कब जाते हैं बिहार। तो मैं उनको फिर बताता हूँ कि मैं बिहार से ही सांसद हूँ और 7 बार का सांसद हूँ। और ऐसा भी भारत में व्यवस्था नहीं है कि टॉस करने से कोई जीत जाता है। तो बिना अपने लोगों के बीच में गए हुए, इसलिए आपने जो सवाल किया बिहार कब, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि यही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। एकदम पॉइंट ब्लैंक आप पूछ रहे हैं। मैंने पॉइंट ब्लैंक इस लिहाज से पूछा आपसे क्योंकि मैं जानना चाहता था कि बिहार के चुनाव में आजकल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम आ रही हैं, रैलियां कम आ रही हैं, और बिहार का चुनाव बिल्कुल सर पे है। नहीं, लगातार, क्योंकि अब रीजनल टच इतना हो गया है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर एक्टिविटी रीजनल लेवल पर कवर करते हैं। उनके रीजनल पेपर्स, रीजनल चैनल्स, रीजनल ब्लॉगर्स, रीजनल यूट्यूबर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और याद रखिएगा इस बात को कि बिहार की आबादी 14 करोड़ है। ठीक है, 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के बाहर चले गए हैं, लेकिन हम भी आज तक मानते हैं कि बिहार की आबादी 14 करोड़ है। और अगर मेरे जिला को ही ले लीजिए, एक सारण जिला है, उसकी आबादी 62 लाख लोग हैं। तो एक छोटे से जिला में, और कई राज्यों की आबादी, देश के लगभग 9 राज्य ऐसे होंगे मोटे तौर पर जिसकी आबादी मेरे एक जिला से कम है, और यूरोप के कई सारे देशों की कम। इसलिए आबादी के दृष्टिकोण से जितने बड़े दर्शक आपको पूरे भारतवर्ष में मिलेंगे, वो हमारे यहाँ एक जिला में मिलेंगे, एक विधानसभा क्षेत्र में मिलेंगे। आपको क्या लगता है बिहार चुनाव को देखते हुए, आप 40 साल से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, आपका प्रेडिक्शन आज की तारीख में बिहार चुनाव को लेकर क्या कहता है? देखिए, एकदम बिहार के चुनाव परिणाम स्पष्ट हैं। और चुनाव भारतवर्ष में चाहे किसी राज्य का हो या छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, व्यक्ति के परसेप्शन पर बहुत मैटर करता है। और आज आप अगर बिहार में देखेंगे तो परसेप्शन एकदम पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेगेटिविटी आप कहें वर्तमान सरकार को, जिसमें नीतीश कुमार का नेतृत्व है, ऊपर से संरक्षण प्रधानमंत्री जी का हो, तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। और जैसे एक बार 77 में आंदोलन चला कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो एक तरफ परसेप्शन नीतीश कुमार जी का बहुत बढ़िया है, बीजेपी की सरकार के साथ बहुत बढ़िया है, देश की सरकार का, और लोगों को एक भरोसा है आज के वर्तमान सरकार में। और मुझे लगता है कि वो फिर से दोहराने की स्थिति में है। बड़ी बहुमत आने वाली है बिहार में। आपने कहा बड़ी बहुमत आने वाली है, लेकिन जो अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसमें प्रशांत किशोर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है, उन्होंने मंगल पांडे पर आरोप लगाया है, उन्होंने इसके साथ ही साथ अशोक चौधरी पर आरोप लगाया है। कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए। मैं आरोपों में नहीं जाना चाहता, मैं शब्द ही आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह वो आरोप क्या हैं, फिर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आऊँगा। उन आरोपों पर आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर के इन आरोपों में कितना दम है? तो मुझे लगता है कि एक तो आप हमारे बिहार के चौधरियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो वहाँ के लोगों को, और मुझे लगता है कि हमारे चौधरी हैं और हमें इन चौधरियों पर पूरा भरोसा है। और उन चौधरियों ने लौट करके आपको जवाब भी खूब दिया है। अब प्रशांत जी के जो बंदूक में जितने गोलियां थी उन्होंने दाग दी हैं, कहीं कोई प्रभाव नहीं। देखिए, प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, कोई मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, बातचीत भी अच्छे ढंग से करते हैं, विषयों को भी अच्छा रखते हैं, और बिहार में आए हैं, 1-2 साल से घूम भी रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं। अच्छा है, बिहार के लोगों ने उनको पहचान लिया। लेकिन बिहार में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये परसेप्शन वाइज किसी को जानकारी नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो और मैं कहना लगूँ ये खराब है, बीजेपी खराब है, आरजेडी खराब है, जेडीयू खराब है, चिराग पासवान खराब है, आप जिसको मर्जी कह लीजिए, और हम अच्छे हैं और मुझे चुन लो। ऐसा कोई भूचाल बिहार में अभी नहीं है।
और बिहार एक वर्चुअल टेक ऑफ पॉइंट पर कह लीजिए या टेक ऑफ कर चुका है। तो वी हैव अ टेस्टेड गवर्नमेंट जिसको हम लोगों ने जिसकी परीक्षा ले ली है। अभी तो अब प्रशांत जी कहीं के एमएलए रहते बिहार में, विधानसभा में खूब बोलते बिहार के विषय, लड़ेंगे तभी तो एमएलए बनेंगे ना। नहीं तो लड़के एमएलए बने ना। अब एक ही बार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, शायद बोल रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, लेकिन ऐसा परसेप्शन दे रहे हैं कि मैं ही बेस्ट मुख्यमंत्री हूं और बिहार के साथ कुछ नहीं हुआ। बिहार बदल चुका है और बिहार की स्थिति को आज अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे तेज गति से बढ़ने के आसार कहीं दिख रहे हैं तो बिहार में दिख रहे हैं। आप तो उस समय की राजनीति को जानते हैं, क्या वाकई शिल्पी गौतम हत्याकांड में सम्राट चौधरी का नाम आया था? उन्होंने तो साफ रूप से स्पष्टीकरण दे दिया जो मैं देख रहा हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि इन विषयों पर बिहार का चुनाव अगर प्रशांत जी लड़ना चाहते हैं, उनके पास तो विषय का अभाव दिख रहा है। और मुझे लगता है उनका आज मुझे अगर आप कह दीजिए कि बिहार में रूडी जी आपको मैं, जैसे उन्होंने कहा कि उनके पास 250 करोड़ रुपया है 40 साल में, मैं नहीं सोच सकता हूं कितने पैसे कहां से 241 करोड़, वो भी 3 साल के, 3 साल 2021 से लेके 2025 सबसे पहले बिहार के लोग बड़े सीधे साधे हैं। हम सब लोग सीधे साधे, नेता चाहे जितना भी लोगों को गुमराह। अब कोई उनसे पूछे कि कौन सी ऐसी कमाई है, बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक खेत में काम करते रहता है, वर्षों वर्षों बूढ़ा हो जाता है और वो उसी खेत में जाता है। कौन सा ऐसा जादुई है कि 3 साल में 250 करोड़ रुपया? हमें भी सिखाए भाई, हम भी थोड़ा अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा और भी चीज़ों में, थोड़ा हमें भी बता दे भाई। बिहार के सब आप जैसे नेता ही देते हैं ये पैसा, क्योंकि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करते हैं वो, नेता ही देते हैं उनको पैसा। आप लिस्ट देख लीजिए हाल ही के दिनों के। पता नहीं ऐसा भी तो चलिए, वो चुनौती है। अभी तक आप सलाहकार थे, आप एडिटर थे, आप स्क्रिप्ट लिखते थे, आप क्या एक्टिंग भी करें तो चलिए एक्टिंग भी आपने शुरू कर दी। अब फिल्म हिट होगा कि नहीं, ये तो सवाल खड़ा है। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग अभी कोई रिस्क लेने के मूड में, क्योंकि पता है प्रशांत जी अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं। हर छूटे हुए पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे कैंडिडेट, हर पार्टी में 2 या 3 अच्छे कैंडिडेट होते हैं और समझौते में 50% सीट तो अच्छे कैंडिडेट के समझौते में मारे जाएंगे, तो वो उनके पास उपलब्ध है। फिर जो लड़ने आएंगे उसमें भी उस पार्टी के भी लोग उपलब्ध हैं, तो वहाँ भी तो उनके पास बड़ा स्टॉक उपलब्ध है। तो बिहार के लोगों को लगने लगा है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी के, और उनको आप कभी भी देखिएगा कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। बिहार बोलता है, लोग बोलते हैं। प्रशांत जी कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते हैं, प्रशांत जी कभी आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। उनको सिर्फ हमारे बीजेपी जेडीयू के लोग ही नजर आते हैं। तो वो अपनी उपस्थिति इस तरह से जाहिर करना चाहते हैं कि वो विकल्प है नहीं। इससे क्या राजनीति में साधेंगे वो? नहीं, अगर हमला करना होगा तो दोनों पर हमला करना होगा उनको। करते नहीं है ना, करते नहीं है वो। आप थोड़ा ध्यान से विश्लेषण कीजिए पिछले 1 साल के रिकॉर्ड में निकाल के, कहते सब खराब है, मैं अच्छा हूँ, वो बात तो समझ गए। तो स्पेसिफिक उनको लालू जी के खिलाफ कुछ खराब नहीं लगता है, उनको तेजस्वी जी के खिलाफ कुछ खराब नहीं लगता है, उनके कार्यकाल का कुछ खराब नहीं लगता है। राबड़ी देवी लालू यादव के 30 साल के कार्यकलाप में कुछ खराब, सबसे खराब ये नहीं चलेगा बिहार के सामने। तो ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं, करें। अगले चुनाव में हम लोग फिर आपसे डिस्कस करेंगे। इस बार तो मामला नहीं बन रहा है, क्योंकि एक आध बार जब विधानसभा जीत लेते, थोड़ा बेबी स्टेप्स लेते। हम लोग भी राजनीतिक जीवन में पहले एमएलए बने, तब एमपी बने, तो भारत सरकार में मंत्री बने, तो पार्टी में काम किए, बेबी स्टेप्स। तो बेबी स्टेप्स लेके शायद शुरुआत की। अभी तो टाइम है उनके पास। उनको भी लगता है उनकी किस्मत अरविंद केजरीवाल की तरह चल जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बने वैसे वो बिहार में बन जाए। अब उसका विश्लेषण और इसके विश्लेषण में तो मुझे समय लग जाएगा, लेकिन वो आप ये कहना चाहिए वो बिहार के केजरीवाल हैं, नहीं है। और केजरीवाल साहब वैसे भी तो समाप्त ही हो गए, अब तो अब दिल्ली में भी नहीं है। तो ये राष्ट्रीय पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियां जिसका कैडर हो, जिसका एक सोच हो, एक सिद्धांत हो, तो शायद ये सर्वाइवल बड़ा होता है। प्रशांत जी को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। 5 साल हम सब यही हैं, आप भी यही हैं। प्रशांत जी मेहनत कीजिए, बिहार के बारे में अच्छी किताबें लिखिए, अच्छा सोच दीजिए, नौजवानों को कोई दिशा दे दिए। सबसे बड़ा परसेप्शन और विश्वसनीयता, ये दोनों अभी उनके पक्ष में। पर आप उनकी 3 साल की मेहनत को कमतर करके आंक रहे हैं। मैं भी तो 3 साल वो लगातार घूमे हैं, बिहार की सड़कों में घूमे हैं, बिहार की पगडंडियों में घूमे हैं, बिहार के खेत खलिहानों में घूमे हैं। अच्छा है, बिहार उन्होंने पहली बार आके देखा है, कभी थे नहीं 40 साल में। हम लोग तो 40 साल से बिहार में हैं। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। कम से कम 30 साल में जो 40 साल में उनको करना चाहिए था, उन्होंने 3 साल में प्रयास करके सब जगह घूमा है।
तो अच्छी बात है, और भी घूमे थोड़ा, लेकिन उसमें थोड़ा समय अभी और लगेगा। इतना जल्दी बिहार के 14 करोड़ लोगों के बीच में 3 साल नहीं, थोड़ा और समय दीजिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ बुरे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा और मेहनत कीजिए, लोगों को और बताइए हम बुरे हैं इसलिए आप अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले अपने आप को अच्छा साबित करना होगा ताकि दूसरे को लोग ना देखें। प्रशांत किशोर ने एक बात अशोक चौधरी के बारे में कही। देखिए, मैंने कहा मेरे चौधरियों के बारे में कुछ मत बोलिए, मेरे चौधरी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, सब चौधरी हैं। सुन तो लीजिए, अब प्रशांत जी पर सुन तो लीजिए। आज का शाम मैं प्रशांत जी पर इतना समय नहीं देना चाहूंगा, मैं प्रशांत जी से आगे निकल जाऊंगा। थोड़ा आगे चलिए। लेकिन प्रशांत जी, समाचार अब नहीं बन रहे हैं बिहार के। प्रशांत जी जितना मेहनत कर ले, बिहार के समाचार से वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी, अगर किसी के 5 या 10 हजार वोट भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में काट लें तो किसी न किसी को हराने का मादा रखते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। किसको हराने के लिए आ रहे हैं? जीतने के लिए आते तो बात समझ में आती है, हारने के लिए कोई आ रहा हो तो उसका क्या लेना देना है। चुनाव के दिन सब पोलराइजेशन होता है डिफॉल्ट से। आजकल तो नोटा है, उसमें ही 25 पार्लियामेंट हम लोग लड़ते हैं, लगभग 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख, उसमें तो 40,000 लोग वही ले जाते हैं जो सबसे नीचे में रहते हैं, नोटा या क्या कहते हैं उसको। तो इसलिए वो डिफॉल्ट से बचे हुए, आप मेरे साथ मिले होते इस इंटरव्यू के पहले 3 महीना, आप हमको 50 करोड़ रुपया देते, मैं आपको बिहार में, मेरे पास है ही नहीं, मैं देता कहाँ से? अब नहीं, अगर आप देते तो मैं आपको बिहार का पैरेलल प्रशांत किशोर खड़ा कर देता, ताकि आप भी उन कैंडिडेट को उठा लेते तो 5,000 10,000 वोट ऐसे ही किसी पॉलिटिकल बैनर के नीचे। चलिए माना मैंने, जीतने का नहीं तो हराने का मादा तो रखते हैं। नहीं, हराने का मादा नहीं रखते हैं। वो डिफॉल्ट से जितना वोट इंडिपेंडेंट को जाता वो एक बैनर की तरह ले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन पॉलिटिकल लोगों को कतई नहीं है। अब एक हाल ही के दिनों में एक आरोप लगा है RK सिंह, राजकुमार सिंह जी, जो कि पूर्व पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में तो रैम्पेड करप्शन है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास विकास की जो परियोजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री को घर दिए जाने की, प्रधानमंत्री जिनको घर देते हैं उनके अंदर भी कमीशनबाजी है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर, खास पर एक ऐसे आदमी के ऊपर से आरोप जो आदमी 10 साल मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री रहा है? अब तो ये सवाल उनसे ही आपको पूछना चाहिए कि अचानक आपको सब कुछ बुरा क्यों लगने लगा, क्योंकि इसी NDA सरकार के वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और सचमुच सब लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार थे। मैं भी बिहार में उनके बारे में सुना करता था कि बहुत ईमानदार है। भारत सरकार में 10 साल तक रहे, बहुत ईमानदारी से काम किया होगा, इसलिए देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट पे 10 साल तक रहे और लोगों ने अच्छा नहीं किया, उनको हरा दिया। बहुत अच्छे थे लेकिन लोगों ने उनको हरा दिया, ये भी अच्छा नहीं किया। और वैसी स्थिति में उन्होंने बयान दिया है, सीनियर हैं, मतलब पॉलिटिकली सीनियर नहीं मानूंगा लेकिन सीनियर हैं, क्योंकि 10 साल तक कैबिनेट रखना कोई साधारण नहीं होता है। तो उनके विचार हैं। मेरा ऐसा राय है कि पार्टी बहुत बड़ी है और पार्टी ने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देती रहेगी। जिसका जितना देश के प्रधानमंत्री हों या पार्टी के अध्यक्ष हों, सब लोग मिलकर तय करते हैं कि आपकी भूमि क्या क्या हो। चुनाव है सर पे, ये चुनाव बिहार का चुनाव है। अच्छा बुरा जो भी हो, हर इंसान में कमियां हो सकती हैं, उनके नज़र में हो सकती है, और क्योंकि वो ज़्यादा बहुत ही अच्छे ईमानदार हैं, सबका ऐसा मानना है, तो उनको ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखता होगा और उन्होंने इस टिप्पणी पर भी किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें, क्योंकि उसी दल में बैठते हैं ना, वहीं बैठते हैं, उनके साथ शिकायत दर्ज करा देते हैं, पार्टी में दर्ज करा देते हैं, अध्यक्ष को करा देते हैं, वो सब मित्र हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है। तो शायद ये समय ठीक नहीं था। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मैं तो उनको सीनियर कहूँगा, ये कि मुझसे सीनियर पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन 10 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर और एक समाज के वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ थे, तो शायद मुझे लगता है कि आपस में बात कर लेनी चाहिए। लेकिन आपने कहा समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो वो तो ये भी मानते हैं कि ठाकुरों के साथ, क्षत्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, खास तौर से बिहार बीजेपी में। पता नहीं, हमको आइडिया नहीं है। मैं तो उसको दूसरे ढंग से ले रहा हूँ और मैंने उसको थोड़ा दूसरा किया है। अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ क्षत्रियों का सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी में नेतृत्व का अभाव है। तो मैंने उसको भरने का प्रयास किया है, क्योंकि आजकल गांव देहात में जाने पर लोग कहते हैं कि रूडी जी आप वोट तो आप लोग मांगने आते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, लेकिन क्षत्रियों का गारंटर कौन है?
तो ये सवाल बड़े पैमाने पर उभर के आया है। तो इस पर हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि भाई लोगों की आस्था हो कि कम से कम कोई एक आदमी है जिस पर बिहार के क्षत्रियों का भरोसा है और वो उनकी बात रख सकता है। तो इसकी ज़रूरत है आज की तारीख में, और शायद मैं अपने तरीके से उसको भरपाई करने का। उनका ये भी मानना है कि अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। क्या कोई जांच होनी चाहिए राजीव जी आपके हिसाब से? आप इतने सीनियर हैं पार्टी में। भाई आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है? मैं आपके खिलाफ, किसी के खिलाफ आरोप लगा करके राह चलते देता जाऊं और कोई प्रमाण ना हो और उसके बाद कहे कि भाई पॉलिटिकल भूचाल ले आना है चुनाव के 15 दिन, ऐसे नहीं होता है। पूरी व्यवस्था कायम है। मैं जब तक आरोप लगाने वाले की विश्वसनीयता नहीं होगी तब तक आरोप मैदान में किसी के पक्ष में नहीं टिकेगा। 2 साल पहले आपने कहा था कि आप बिहार के सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। मैंने कब कहा था? जरा हमको ढूंढ के निकाल के दीजिए। आपको मैं दिखा रहा हूँ, 2 साल पहले मैंने कहा था। मैं आज तक सीएम का दावेदार बताया था। लोग कहते रहते हैं, पिछले 30 साल से लोग मुझे समझाते हैं, मैं ऐसा कोई दावेदार नहीं हूँ। वो आप जो निकाल के पढ़ रहे हैं ना, मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में किसी पद के लिए कभी दावा नहीं किया है। और ये तो मैं भी जानता हूँ, खैर मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूँ। इसलिए कहना कि मैंने ये दावा किया है। और राजनीति में जिस बड़े पॉलिटिकल पार्टी में हैं उसमें दावे से नहीं होता है, समय से होता है, आपके नेतृत्व पर होता है, आप पर भरोसा पर होता है, और आपका नेतृत्व का कितना आप में भरोसा है। इसलिए ये सब काल्पनिक है कि मैंने ये दावा किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मुझे बताइए कि हर जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, हर राज्य के अंदर बन रहा है, ये रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन बिहार में ही क्यों, आरएसी बिहार में ही क्यों लगा हुआ है? देखिए, हम लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टी में बिहार में लोगों को भरोसा है, और हम जानते हैं कि आज भी जनता दल यू और नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के खिलाफ उस बड़े लड़ाई को उनको समाप्त करके बिहार की उस परिस्थितियों से बाहर निकाला है। बिहार के नेतृत्व में बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड का साथ दिया है, और उसके बाद बिहार में बड़ा परिवर्तन है और संघर्ष का दौर रहा, पिछड़ेपन का दौर रहा, उससे निकाल के लाए। इसलिए आज नेतृत्व के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ये स्पष्ट, ये हमारी सोच है। और हम लोगों ने, हमारी संख्या कम भी थी, फिर भी हम लोगों ने नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री माना और उनका सम्मान किया, उनको लेके चले, उनको उस, तो इसलिए इसमें ये हम लोग उतने लोभ लालच में नहीं है कि हम ही आगे रहेंगे, और हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया उसको निभाया, और उनके साथ ही नहीं, बाकी जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके साथ निभाया। तो क्या बीजेपी के नेता बिहार में हमेशा वेट लिस्टेड ही रहेंगे? हम तो नहीं मानते हैं कि हम वेट लिस्टेड है मुख्यमंत्री पद के लिए। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर पहले तय हो, एक बार जनता को तय करना होगा ना। और अगर हमने कहा है कि मेरा इनके साथ, मैं जानता हूं कि ये इनके साथ चल के ही मैं सरकार के सत्ते में आऊंगा, तो मैं साथ चलूंगा। कल परिस्थितियां क्या होगी उसकी चर्चा करने की नहीं है। आज चुनाव है बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। दिस इज द फैक्चुअल सिचुएशन, और इसमें कोई चेंज नहीं। अभी कभी कोई चेंज नहीं है, ना पिछली बार हम लोगों ने किया था, ना अभी किया है, ना आगे करेंगे। राजीव जी, मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि लोग आपसे चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, कभी आपके मन में इच्छा नहीं होती? देखिए, मैं जब पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति किया, मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज का अध्यक्ष बनूंगा। पंजाब विश्वविद्यालय की गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यक्ष बना। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का महामंत्री बना, लौट करके बिहार में एमएलए बना। ये डेस्टिनी ने रास्ता तय किया, और मैं पिछले 40 साल से वैसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ जो बिहार के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, लालू प्रसाद जी। मेरा उनके प्रति बड़ा सम्मान है, क्योंकि वर्षों तक अगर एक व्यक्ति से आप लगातार 40 वर्षों तक लड़ते रहिए तो एक सम्मान हो जाता है। लेकिन ताकत जितनी उनकी है, मैं व्यक्तियों में, नेतृत्व में, बिहार के पॉलिटिक्स में किसी, और वो ताकत ऐसा वैसा नहीं है, वो हर तरह की ताकत उनके पास है। तो मुझे लगता है कि इस लंबी यात्रा के बाद कोई ऐसी कांच, और ईश्वर ने, समय ने, आप जैसे लोगों का सानिध्य मिलता रहा, मुझे जो जब मिलना चाहिए था मिलता चला गया। और ये कोई यूपीएससी और कोई बीपीएससी की परीक्षा नहीं है कि पास कर जाएंगे, वो टॉप कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ये परिस्थितियों में ही होता है, और ऐसा मेरा कोई लक्ष्य भी नहीं है। अब तो इतनी लंबी यात्रा के बाद अब तो समाज को वापस लौटाने का समय आ गया है। लालू परिवार की बात, आपने पिछली बार रोहिणी आचार्य को चुनाव हराया। रोहिणी आचार्य वही लालू जी की बेटी हैं जिन्होंने उनको अपनी किडनी दान दी। आपको पता है घर के अंदर 2 फाड़ हो गए हैं,
दो फाड़ हो गए हैं, बातें सार्वजनिक आ रही हैं। आपकी क्या जानकारी है, आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे इस पूरे जानकारी मैं विवाद किसी के के बारे में? घर परिवार के विषय में नहीं जानता हूं। जो आप लोग अखबार में बोलते हैं, जो दिखता है, तो पहले उनके समीक्षा तो कर ही सकते हैं हाँ आप नहीं, उसकी। पहले मैंने देखा कि उनके एक बेटे नाराज हो गए, बड़े बेटे, और उन्होंने भी तलवार खींच ली है कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। एक वहां संकट आया। फिर इस बार मैंने देखा कि लालू जी जनरली इतने लंबा छपड़ा में बैठ करके किसी को चुनाव नहीं लड़वाते हैं। छपड़ा एक बार जाते थे अपने पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में, वो 2 महीने तक रहे। तो एक प्रकार से उन्होंने पूरी जान लगा दी अपनी बेटी को। रोहिणी नहीं जीत पाई, अच्छा है, छोटी है, वो अच्छा प्रयास किया, उसने खूब मेहनत किया, उसने घूम घूम करके मुझे खूब, मैं तंग आ गया क्योंकि इतना मेहनत उसने किया, मैंने उतना मेहनत नहीं किया था। नहीं, छपरा की जनता ने तय किया कि आपको वापस आना, और सभी समाज के लोगों ने। अब शायद वो भी नाराज हो गई, बीच में उसने, आप लोग कहते हैं, ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। अब वो नाराज है, छोटी है, घर के, उसको सबको समझाना चाहिए, अब उनके घर का प्रॉब्लम है। अब उसने कहा ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक आध बार मैंने अपने चुनाव में कहा था कि बेटी सबसे प्रिय होती है। बिहार में तो राज्यसभा वगैरह दे देना चाहिए। कहाँ इस बच्ची को आपने, इस धूप में, जिसने आपको अपना किडनी दिया, इस धूप में इसको, तो उसको राज्यसभा वगैरह ऐसी ही परिस्थितियों के लिए। और ये छोटी पार्टियों में सिद्धांत तो व्यक्ति में केंद्रित है। लालू जी चाहते तो दे सकते थे। तो शायद ये सब विषय आए होंगे, लेकिन ये उनके अपना मामला है। और लेकिन इसका बहुत प्रभाव पड़ गया है कि ये परिवारों की जो पार्टियां हैं और परिवार निहित पार्टियों का जो सिद्धांत है, ये बिहार का बड़ा नुकसान कर चुका है। लेकिन घर में फूट दिख रहा है। लालू जी शायद कमजोर हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, तो शायद, लेकिन उनके वोटरों पर उनका प्रभाव पूरा है भी, मैं आप बता दूं, उसमें कोई कमी नहीं। और तेजस्वी जी क्या कंप्लीट कंट्रोल में है? नहीं, नेतृत्व आज भी लालू प्रसाद जी के यादव के हाथ में, उनके पार्टी का, और नेतृत्व और वोट भी उन्हीं का है। वोट उनके घर में किसी का नहीं है। लालू जी के जो पॉलिटिकल सोच थी, वो शायद मुझे नहीं दिखता है। अभी भी नेतृत्व उन्हीं के पास है, और उसी कारण बिहार में, क्योंकि नेतृत्व उन्हीं के पास है, तो सबको भय भी उन्हीं का है। अब समझ नहीं आता मुझे, अगर नेतृत्व उन्हीं के पास है तो फिर रोहिणी आचार्य को तो सबसे पहले राज्यसभा की सीट मिल जानी चाहिए। आपको उनसे पूछना है। नहीं, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं तो पूछूंगा ही, पर आपको क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता, पता नहीं, कहीं मैं इसको आगे विश्लेषण करूँ, कहीं तेजस्वी के सामने रोहिणी को तो नहीं खड़ा करना चाह रहे थे। हो सकता है कई बार परिवार में भी ये सब, जैसे कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी बहुत लेट से आई हैं, राहुल जी डटे रहे। अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा तो, लेकिन प्रियंका जी अगर 15-20 साल पहले आई होती तो शायद एक्सपेरिमेंट अलग होता। तो ये हर परिवार में, परिवार के मुखिया का क्या सोचता है, उसके पार्टी में उसके प्रति राय क्या है, ये सब मैटर करता है। बीजेपी में इस प्रकार का कोई नहीं है। एक साधारण चाय बेचने वाला कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देयर आर डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल, डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ दे वर्क। अब मैं आता हूं पॉलिटिकल कैंपेनिंग पे। कई महीने का, कई दौर की पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो चुकी है, और जो सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिला बिहार के अंदर, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का था, जिस पे राहुल गांधी ने 16 दिन की यात्रा की। क्या आपको लगता है SIR वाला टॉपिक चिपका है? देखिए, हम सब चाहते हैं कि वोट, सही वोट पड़े। सबकी इच्छा होती है वोट, मेरे वोट जितने हैं जुड़ जाएं। 90 लाख लोगों के आसपास नाम गया, 20 लाख नए नाम जुड़े। तो ये चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया प्रारंभ की उनके, और उसमें इतने नाम, बहुत लोग मृत्यु हो चुकी है, बहुत लोग बाहर चले गए हैं। मैं उनको अदृश्य मतदाता कहता हूँ, जो मतदाता अदृश्य हैं। अब इनका है कि वो अदृश्य मतदाताओं के बारे में है कि भाई वो हैं, तो चुनाव आयोग कह रहा है तो भाई प्रमाण ले आइए ना, कहीं से तो ले आइए ढूंढ करके, कोई कागज ले आइए, कोई एक्सक्लूजन ले आइए। ऐसा तो उन्होंने नहीं दिया। जब दावे का समय 30 दिन का समय था कि तो मुझे नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया हुआ है, हम लोग आजकल दिल्ली में और गुजरात में और महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि बिहार की सड़कें बहुत सुंदर हैं, बिहार में बिजली नहीं कटता है, बिहार की इंटरनेट की व्यवस्था है, बिहार ऐसा हो गया है, कोई विश्वास नहीं करता है। मुझे लगता है कि राहुल जी भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन इस पदयात्रा में उन्होंने अंदर अंदर, मुझे ऐसा लगता है, महसूस किया है, बिहार बदल गया है। जिस बिहार को सोच करके वो बिहार में आए थे, वो बिहार अब वो बिहार नहीं रहा। ये तो बहुत बड़ा बिहार का आपने महसूस कर लिया। मुझे लग रहा है, उनके चेहरे पर दिख रहा था, उनके जब अभियान में जब वो घूम रहे थे,
उनके जितने बड़े बड़े नेता उनके साथ यात्रा में आ रहे थे, कई लोगों से मुलाकात भी हुई, सब पार्लियामेंट में बैठते हैं। और वो मैं पूछता हूँ कि तो मैं आज जा रहा हूँ, 2 घंटे में वो दूर, जहाँ पूरे 2 दिन लगते थे किसी ज़माने में, लालू जी के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में, लोग कह रहे थे सुबह आएंगे, सुबह के जहाज से देखिए दिल्ली से चलेंगे, सुबह जहाज से उतरेंगे, गाड़ी लेंगे, कार्यक्रम में पहुँचेंगे, शाम की जहाज से वापस दिल्ली आ जाएंगे। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि बिहार बदल चुका है, यात्राएं बदल चुकी हैं, माहौल बदल चुका है, और ये एक बड़ी विश्वसनीयता नीतीश कुमार के प्रति दिख रही है। आपके हिसाब से बिहार चुनाव में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं उसको पूरा की जाए। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नक्शा बन चुका है, माहौल बन चुका है, व्यवस्था बन चुका है, 3 लाख करोड़ की इकॉनमी बन चुकी है, भारत की सरकार का है। शहरीकरण जो हमारे लिए चुनौती थी, उसके तरफ औद्योगिकरण वो हमारे लिए चुनौती थी, उसके प्रति आकर्षण, और इन दोनों के साथ ये जब ये सृजन होगा, इस सृजन के साथ साथ रोजगार होगा। और अब तो बिहार के लोग, जो 4 करोड़ लोग लालू जी के समय बिहार छोड़ के चले गए थे, वो सब लौट के आ रहे हैं। वो तो अपने आप को स्थापित कर ही लिए हैं भारत के, कि चाहे वो दिल्ली में हो, कोयम्बटूर में हो, सूरत में, उन लोगों ने अपना बना लिया जगह। अब वो बिहार लौट के आ रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजली कनेक्शन, गांव में सहूलियतें हैं। बिहार बदल चुका है साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे हाल ही के दिनों में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर राहुल गांधी खामोश है, इसके पीछे क्या राजनीति देखते हैं? अब वैसे भी दोनों को पता है कि हम बनने वाले नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि अभी चुप ही रहें, क्योंकि जो भी थोड़ा वो चांस बनेगा वो भी खत्म हो जाएगा अनाउंसमेंट के बाद। तो बेहतर होगा कि ये वो आपस में ही तय करके बताए कि क्या होगा। लेकिन वो तो एक समय प्रधानमंत्री के दावेदार थे, तो अब उनके मुख्यमंत्री वहाँ होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जहाँ अभी पता चल रहा है कि 70 सीट में ही वो चुनाव लड़ेंगे, 70 से कम 60-65, तो फिर मुख्यमंत्री की दावेदारी तो मुझे लगता है कठिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुखर और ओजस्वी, ये थे पॉइंट ब्लैंक में हमारे आज के खास मेहमान राजीव प्रताप रूडी जी। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत से मैं आपको इसी शो में मिलवाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।